My screen is visible. Hello. Okay. So today we'll discuss another concept of sports biomechanics, which is related to क्या liver. क्या है livers. I hope कि ये टॉपिक सारे स्टूडेंट्स ने बीपीएड में भी किया होगा, मास्टर डिग्री में भी किया होगा, है ना? यस और नो? तो इसमें ज़्यादा टाइम ले लेंगे, ये डिस्कशन मेथड टाइप का कुछ एक लेक्चर होगा। एंड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे वो इम्पोर्टेंट है, राइट? कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फॉर माई एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे एग्जाम दे दिया हो, एंड यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर में, वो भी आप लोगों के पास क्लियर हो जाएंगे, है ना? सबसे पहले देखो कि ये जो क्लासिफाई सिस्टम ऑफ टॉर्क, टॉर्क को एक एक्सटेंडेड मान सकते हैं, है ना? जैसे कि टॉर्क हम लोग पढ़ा था कल, एक रोटेशनल मूवमेंट को करने के लिए क्या चाहिए, चीज चाहिए, है ना? चेन चाहिए। लेकिन जब लिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग, इसमें तीन चीज काम करता है, एक फोर्स, रेजिस्टेंस एंड एक्सिस ऑफ द रोटेशन। वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ लिवर पाया जाता है। कितने टाइप का लिवर्स होता है? थ्री टाइप्स का। फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर एंड थर्ड क्लास लिवर, राइट? सो जब हम लोग लिवर पढ़ते हैं तो लिवर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होता है? एक होता है फलकम, दूसरा होता है आपका फोर्सम, और फोर्स जहाँ जिसको फोर्स देता है, और एक है रेजिस्टेंस, है ना? कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होता है? एक है फलकम, एक होता है फोर्सम। फोर्सम किसको बोलेंगे हम लोग? फोर्सम उसको बोलेंगे कि फलकम से जहाँ से फोर्स दे रहे हैं हम लोग, है ना? कि देखो फोर्स मतलब क्या है? फोर्स मतलब फोर्स का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस फ्रॉम द एनी फोर्स और वेट प्रोड्यूसेस टॉर्क टू द फॉल्कम। सपोज यहाँ पर आपका फॉल्कम है, यहाँ पर आपका क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या क्या कहलाएगा? फोर्स आर्म कहलाएगा। ठीक। सपोज ये आपका फॉल्कम है। ठीक। एंड यहाँ से लेके सपोज यहाँ पर आपका वेट है। वेट मतलब क्या है? वेट है। और हम लोग रेजिस्टेंस बोलता है। क्या बोलता है? रेजिस्टेंस, है ना? तो फॉल्कम से लेके रेजिस्टेंस का जो डिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस हम बोलेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? एंड समटाइम्स क्या होता है कि आपका फॉल्कम क्या होता है, एक साइड में होता है ना? सपोज ये आपका फॉल्कम है, हम लोग इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं फॉल्कम। फॉल्कम मतलब क्या है? हिंदी में आलम बोलता है इसको, है ना? तो फॉल्कम सपोज एक साइड में है, लेकिन सपोज आपका मिडिल में क्या है? मिडिल में आपका क्या है? रेजिस्टेंस है। सपोज एक साइड में आपका क्या है? फोर्स है। तो फोर्स आर्म कितना बड़ा हो जाएगा? इस केस में फोर्स आर्म सबसे लंबा हो जाएगा। फोर्स आर्म मतलब क्या है? फाल्कम से फोर्स फोर्स का डिस्टेंस, है ना? फाल्कम से फोर्स का डिस्टेंस। यस और नो? तो क्या हो जाएगा आपका? फोर्स आर्म। ये हो गया आपका फोर्स आर्म। लेकिन यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आर्म क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा? यहाँ इससे यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? छोटा हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेजिस्टेंस आर्म ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? What is the difference between force arm and resistance arm? समझ में आया सबको? एक मिनट, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ। ठीक है। जब भी हम लोग कोई लिवर के बारे में बात करते हैं, लिवर में कौन कितना कितना चीज रहता है? एक लिवर में तीन चीज रहता है ना? एक तो आपका फॉल्कम हो गया। ठीक है। ठीक है। सपोज एक लिवर है, मिडिल में सपोज मान लीजिए हम लोग क्या रखा? फॉल्कम। फॉल्कम मतलब क्या है? अलम्ब बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना? एंड सपोज ये आपका फोर्स है। क्या है? फोर्स है। ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? जहां पर वेट दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं?
क्लियर? जो मैं यही बोल रहा कि जो फॉलकम से फोर्स का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्स आर्म। क्या बोल रहे हैं? फोर्स आर्म। ठीक। एंड फॉलकम से जो रेजिस्टेंस का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस आर्म। सिंपल सा बात है। समझ में आया इधरो? ओके। अभी देखिए यहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट क्लास लीवर के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है तो फॉलकम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फॉलकम मतलब आलम्ब कहाँ पर रहता है? तो वो बीच में रहता है। कहाँ पर रहता है? मिडिल में रहता है ना? एंड दोनों साइड में आपका क्या रहता है? एक साइड में आपका फोर्स रहता है, एक साइड में आपका रेजिस्टेंस रहता है। सपोर्ट यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है आपको? यहाँ पर अप्लाइड कर फोर्स क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। ऑपोजिट साइड में यहाँ पर क्या है? ये वेट है। वेट मतलब क्या है? वेट को दूसरा नाम से क्या जानते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस। ठीक। वेट और रेजिस्टेंस सेम चीज है। समझ में आ रहा है? वेट और रेजिस्टेंस सेम चीज है। तो वेट और फोर्स आपका दोनों साइड में रहता है, और आपका जो फलकम है और आलम्ब है वो क्या होता है? बीच में रहता है। तो ये कौन सा लीवर हो गया? वेरी गुड। ये फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, राइट? फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल कोई बता सकता है मेरे को? कैन एनीवन से एनी एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर? सीसॉ। वेरी गुड। कौन बताया है सीसॉ? हम्म। हाँ, मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल में बाद में आ रहा हूँ। ऐसे जनरल एग्जाम्पल की बात की। आप लोग सीसॉ देखा है? जो जो बच्चे लोग खेलते हैं, है ना, जो बच्चे लोग खेलते हैं कि एक साइड में एक बच्चे बैठा है, दूसरे साइड में और एक बच्चे बैठा है, तो ये अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसका वेट ऊपर नीचे ऐसा 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 होता है ना? आर गेटिंग दिस? एंड इसके अलावा भी आप लोग वो देखा होगा, जहाँ जहाँ पर हम लोग वेट मेजर करते हैं, कौन सा चीज है वो? बंगाली में हम उसको क्या बोलते हैं? दाढ़ी पल्ला बोलते हैं। हाँ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अ, जहाँ पर वेट मेजर करते हैं हम लोग, मैं इसका हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा है। एनीवे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोगों का फर्स्ट क्लास लिवर हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? ओके। ओके, अभी हम लोग सेकंड क्लास लिवर के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो ह्यूमन से रिलेटेड जो एग्जांपल है हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है? ओके। उसके बाद आपका है सेकंड क्लास लिवर। सेकंड क्लास लिवर में क्या होता है? सेकंड क्लास लिवर में आपका जो वेट है वो बीच में होता है। क्या होता है? वेट बीच में है ना? वेट क्या होता है आपका? बीच में होता है। एंड फोर्स एक साइड में होता है, अलोम्बा एक साइड में होता है। अलोम्बा मतलब क्या है आपका? फॉलकम एक साइड में होता है। तो यहाँ पर एक बात बताइए मेरे को, जब हम लोग सेकंड क्लास लीवर के बारे में बात करेंगे, सेकंड क्लास, तब रेजिस्टेंस आर्म ज्यादा बड़ा होगा या फोर्स आर्म ज्यादा बड़ा होगा? पिक्चर में दिख भी रहा है आपको, क्योंकि ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि फोर्स आर्म ज्यादा बड़ा होगा। देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आलम्बो से मैंने क्या बोला था, जो फोर्स का डिस्टेंस है वो क्या है आपका? फोर्स आर्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज आपका क्या है? जब हम लोग सेकेंड क्लास लीवर का बारे में बात करेंगे तो इस केस में फोर्स आर्म्स, फोर्स आर्म ऑलवेज ग्रेटर देन आपका क्या है? रेजिस्टेंस आर्म। आर गेटिंग दिस? ऑलवेज। तो ये एक प्रिंसिपल है, समझ लीजिए। दिस इज अ प्रिंसिपल्स, एक तरह का प्रिंसिपल्स है। जब भी हम लोग सेकेंड क्लास लीवर के बारे में बात करेंगे, हमेशा क्या होता है? फोर्स आर्म रेजिस्टेंस आर्म से बड़ा होता है। रेजिस्टेंस आर्म कहाँ से कहाँ तक है? क्योंकि यहाँ से यहाँ पर फलकम है, यहाँ पर आपका क्या है? बीच में आपका रेजिस्टेंस है या वेट है। तो यहाँ से इतना ही डिस्टेंस है। तो ये ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, ये ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, और ऑब्वियसली आपका फोर्स आर्म हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। आर गेटिंग दिस? यस और नो? तो कैन यू क्या बोल सकते हैं आप लोग, जब हम लोगों का फोर्स आर्म बड़ा होता है तो कौन सा चीज के लिए हम लोग को ज्यादा एडवांटेज मिलता है? कोई बता सकते हैं मेरे को? कौन सा काम के लिए ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे?
मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक, स्पीड। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ऑप्शन नंबर डी, नन। कौन सा आंसर होगा? और कोई? वेरी गुड, स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी हम लोगों का फोर्स सम ज्यादा बड़ा होता है, फोर्स सम मतलब अब एक बात देख सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई अब गाड़ी का चक्का खोल रहा है, ठीक है, गाड़ी का चक्का खोल रहा है, वो जो रॉड होता है ना, ज्यादा जितना बड़ा होगा उसका वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाता है वहां पर। कभी देखा है आप लोग जब कोई भी गाड़ी को पंचर हो जाता है, उसको जब खोलते हैं किस तरीके से खोलते हैं? हैव यू सीन दैट? तो उसका जो आलम्बा होता है वो एकदम एंड में होता है, उसका वेट बीच में कहीं पे होता है, एंड उसका फोर्स कहाँ से अप्लाई किया जाता है? एकदम टॉप से। तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है ना? अगर एक इंसान को आप नजदीक से ज्यादा जोर से धक्का दे पाएंगे या दूर से आके ज्यादा धक्का दे पाएंगे? दूर से दे पाएंगे। तो इसलिए ऐसा याद रखिए कि जब हम लोग मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना आपका क्या कर पाएंगे? आप स्ट्रेंथ ज्यादा अप्लाई कर पाएंगे। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होता है? अप्लाई होता है। आर यू गेटिंग दिस ऑल ऑफ यू? ये क्या है आपका लास्ट वाला जो चीज है, लास्ट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस आर्म्स आपका क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि फोर्स क्या है यहाँ पर मिडिल में लाई करता है। फोर्स कहाँ पर रहता है? अप्लाइड फोर्स आपका मिडिल में रहता है। इज इट क्लियर? एंड वेट क्या है आपका? वेट एक एंड में रहता है, ठीक, वेट एक एंड में रहता है, एंड दूसरे एंड में क्या रहता है आपका? फॉलकम रहता है। जब इस तरह का हम लोगों की सिनेरियो देखने को मिलता है, फॉलकम एंड वेट क्या होता है? दोनों एंड में रहता है, बीच में क्या रहता है आपका? फोर्स रहता है। इसको हम लोग क्या बोलता है? सेकेंड क्लास लीवर बोलता है। कौन सा लीवर बोलता है? सॉरी, थर्ड क्लास लीवर बोलता है। कौन? थर्ड क्लास लीवर बोलता है। तो इसमें हमेशा क्या रहता है? जो फोर्स आर्म रहता है, क्या रहता है? फोर्स आर्म। फोर्स आर्म्स, फोर्स आर्म लेस देन क्या रहता है? रेजिस्टेंस आर्म। रेजिस्टेंस आर्म। और गेटिंग दिस, फोर्स आर्म हमेशा क्या रहता है? लेस देन, छोटा रहता है रेजिस्टेंस आर्म से। इट मींस क्या है? रेजिस्टेंस आर्म ग्रेटर देन फोर्स आर्म। ठीक? आर गेटिंग दिस? यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जाके हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को डिस्कस करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज वेट। यस, मैं वही वही समझने वाला था कि यहाँ पर कौन सा ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे, कौन सा चीज में ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे यहाँ पर? आपको ज्यादा स्पीड का जो एक्टिविटीज है, इस तरह के एक्टिविटीज में आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा? स्पीड। अभी बताइए, जब फर्स्ट क्लास लीवर होगा, कौन सा लीवर? फर्स्ट क्लास लीवर, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा चीज में ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे? स्पीड या स्ट्रेंथ? इस हाँ, तो इसमें दोनों चीज में एडवांटेज मिलेंगे, ठीक है, स्पीड एज वेल एज स्ट्रेंथ। ठीक। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था लीवर से रिलेटेड कि कौन सा लीवर सबसे अच्छा है? अच्छा मतलब उसका मैकेनिकल एडवांटेज या चारों तरफ से। मैं शायद मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, मैं आपको आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग, मैं क्वेश्चन मेरे को जरूर याद दिलाना, और क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके। सो आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, बोलो। ओके।
देखो सेकंड क्लास लिवर में क्या होता है, फोर्स आर्म ज्यादा रहता है, क्या रहता है, फोर्स आर्म। फोर्स आर्म समझ में आया ना आपको, फोर्स आर्म क्या होता है, जब फोर्स आर्म बड़ा होगा तो आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ का एक्टिविटी को कर पाएंगे, स्ट्रेंथ में आपको फायदा ज्यादा मिलेंगे, स्ट्रेंथ वाले एक्टिविटी में ज्यादा फायदा मिलेंगे, ठीक है, फोर्स आर्म जब बड़ा होगा, ठीक। एंड जब आपका रेजिस्टेंस आर्म बड़ा होगा तब आप स्पीड का एक्टिविटी में ज्यादा फायदामंद होगा, स्पीड में। एंड जो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास लिवर है, यहाँ पर आपको क्योंकि रेजिस्टेंस आर्म एंड फोर्स आर्म आपका ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, दैट्स वाई दोनों में यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है, ठीक। ओके, अभी यहाँ पर और दो तीन चीज आपको समझना है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। वेरी गुड। तो फर्स्ट क्लास लिवर्स में जब ह्यूमंस का हम लोग बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है, एनीवन। एक एग्जाम्पल है जो हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट क्लास लिवर इन ह्यूमन बॉडी, मूवमेंट ऑफ द हेड, क्या है, मूवमेंट ऑफ द हेड, मूवमेंट ऑफ द हेड। जब कोई हम लोग शेर का मूवमेंट करता है तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास लिवर प्रेजेंट रहता है, लेकिन सेकेंड क्लास लिवर के टाइम कौन सा होगा आपका, सेकेंड क्लास लिवर में एग्जाम्पल क्या होगा आपका, प्लैनेटल फ्लेक्शन, हाँ हो सकता है, रेजिंग द लेग क्या है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जब हम लोग लेग को रेज कर रहे हैं, रेजिंग ऑन टो, ठीक। दिस इज द राइट एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लिवर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंड थर्ड, हाँ बोलो बोलो। तो नीचे ही तो जा रहा है, हाँ वॉकिंग, और तो आप वही तो कर रहे हैं ना, वॉक, तो उसमें आप वॉक कर रहे हैं या रेस कर रहे हैं आपको पैर को, है ना, आपका बॉडी को टोस में लेके आ रहा है, ठीक। बात एक ही तो हुआ ना। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं ना, वॉकिंग ऑन टोस, है ना, यस और नो, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग उसको। तो एग्जाम्पल कहाँ पर पाया जाता है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जब लेग को रेस कर रहे हैं हम लोग, रेस करेंगे तो आप टोस पे ही आएंगे ना, तो टो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फलकम हो जाएगा, एंड बीच में आपका जो ये है ना, क्या बोलता है, जो मसल्स है, मसल्स आपका क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, बॉडी वेट आपका क्या है, रेजिस्टेंस वेट है, ठीक है। और दूसरा मैं तो मेरे ख्याल से तो मेरे को पता नहीं और, ठीक। हाँ पुशअप में कैसा होगा, देखो यही दो दो तीन एग्जाम्पल कोई पूछता है, मेरे ख्याल से और कोई एग्जाम्पल नहीं है, अगर एग्जाम्पल भी है तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा मसल्स क्या काम करता है, बोन क्या काम करता है, जॉइंट क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल को सोच सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्लास लिवर का जो एग्जाम्पल होगा कौन सा होगा, जब हम लोग बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, कौन सा, बाइसेप कर्ल, ठीक है। थर्ड क्लास का क्या होगा, बाइसेप, बहुत बार पूछा गया है, बाइसेप कर्ल अगर कर रहा है तो कौन सा क्लास, कौन सा लिवर का अंडर आएंगे ये, ठीक। तो ये थर्ड क्लास लिवर का एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। सो दिस आर द थ्री एग्जाम्पल आई हैव गिवन, अगर आप लोग इंटरनेट करेंगे तो मे बी और एक दो मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली यही लिवर मिलता है, एग्जाम्पल पे यही पूछा जाता है, ठीक। एक सवाल है आप लोगों के लिए, इन ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा कौन सा लिवर देखने को मिलता है, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, वेरी गुड। तो आप लोगों को पता है कि थर्ड क्लास लिवर कौन सा, थर्ड क्लास लिवर सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक। अभी हम लोग बात करेंगे कि
मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे निकलता है, आपको अगर क्वेश्चंस में दिया जाए तो आप कैसे किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, दिस इज द effectiveness of the lever at moving a resistance. The benefits gained by using machines is measured by the ratio called mechanical advantage. जब भी हम लोग इसका रेशियो निकलता है, किस चीज का रेशियो, फोर्स आर्म एंड रेजिस्टेंस आर्म का, तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल एडवांटेज देखने को मिलता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फोर्स आर्म डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर्म। मेरे को एक बात बताइए, ऊपर में ज्यादा बड़ा संख्या होगा और नीचे छोटा संख्या होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, राइट। अगर ऊपर कम रहेगा नीचे ये रहेगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, इजंट इट, है ना। मेरा बात समझ में आ रहा है। ऊपर में नंबर अगर ज्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये पर छोटा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर फोर्स आर्म ज्यादा बड़ा है, क्या है, फोर्स आर्म ज्यादा बड़ा है, फोर्स आर्म कौन सा लीवर में जब बड़ा है, सबसे बड़ा, सेकेंड क्लास, ऑब्वियसली। तो सेकेंड क्लास लीवर में ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपको, क्यों सेकेंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होता है। आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स आर्म बड़ा होता है। क्या होता है, फोर्स आर्म बड़ा होता है। सपोज एज एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर फोर्स आर्म है एंड 20 सेंटीमीटर आपका क्या है, रेजिस्टेंस आर्म है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस समथिंग आएंगे इसका, है ना, क्या आएंगे, 1 प्लस 1.5 आएंगे मैकेनिकल। इसका 1 प्लस 5 मतलब क्या है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा है। अगर यही पे अगर फोर्स आर्म किसी का छोटा है, फोर्स आर्म कौन सा लीवर में छोटा होता है, सपोज मान लीजिए 20 है एंड इसका जस्ट अपोजिट है, ये 30 है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, माइनस में आंसर आ जाएंगे, इजंट इट, है ना, 0.60 ऐसा कुछ आ जाएंगे, इजंट इट। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कम है लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज सेकंड क्लास लीवर में ज्यादा मिलता है एंड थर्ड क्लास लीवर में कम मिलता है। अभी बात रही फर्स्ट क्लास लीवर में। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर में वो डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस हम कितना बड़ा है और फोर्स हम कितना बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है कि लीवर का जो फर्स्ट क्लास लीवर है वहां पर फोर्स हम, सॉरी, जो फोर्स एंड वेट हम लोग अप्लाई करता है एंड आपका जो फॉलकम का पोजीशन का अकॉर्डिंग हो सकता है। क्या है, सपोज मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट क्लास लीवर है, कभी कभी क्या होता है आपका जो फॉलकम है थोड़ा राइट साइड में ज्यादा एक्सटेंड करके हो सकता है, कभी कभी लेफ्ट साइड में ज्यादा एक्सटेंड करके, कभी कभी बीच में भी हो सकता है। तो मेन बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फॉलकम द मैकेनिकल एडवांटेज में भी चेंजेस इन द फर्स्ट क्लास लीवर। क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फॉलकम, मतलब आलम्बो का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम चीज मैंने जो समझाया आप लोगों को वही चीज यहाँ पर लिखा है। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इज मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स ए सिंपल मैकेनिज्म मल्टीपल एफर्ट अप्लाइड इन लोड। इसके फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास लिवर कैन हैव ए सिग्निफिकेंट मैकेनिकल एडवांटेज। कौन सा लिवर में मैकेनिकल एडवांटेज रहता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिवर्स हैव द मैकेनिकल एडवांटेज। ऑप्शन आपको तीनों रहेंगे, वहां पर ए नंबर में देंगे फर्स्ट क्लास लिवर, है ना, बी नंबर ऑप्शन में ऐसा दे सकता है सेकंड क्लास लिवर एंड सी नंबर ऑप्शन में बी एंड सी दोनों को दे सकते हैं, लास्ट में आपको थर्ड क्लास लिवर। इस तरीके से ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है, एंड ऐसा क्वेश्चन देखा भी गया था एग्जाम में। तो सिर्फ आपका दो लिवर में आपका मैकेनिकल एडवांटेज देखने को मिलता है, कौन सा, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास लिवर में भी आपका जो फोर्स आर्म है, फोर्स आर्म बड़ा हो सकता है, यस और नो, व्हाट हैपेंड, है ना।
बोलो बोलो। अकॉर्डिंग टू द, मैं तो वही बोला, वही चीज तो बोला आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फाल्कम। फाल्कम कभी कभी फाल्कम बीच में होता है जरूर, लेकिन वो इधर उधर थोड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है? इक्वल नहीं होता है हमेशा, यही तो बोलना, यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं। यही समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए तो क्वेश्चन होता है यहाँ से। क्योंकि सपोज ये फर्स्ट क्लास लिवर है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास लिवर है। सपोज एक सीसॉ है, ठीक है, सीसॉ मतलब जो बच्चे लोग खेलता है। कभी कभी हो सकता है कोई सीसॉ में उसका जो फॉल्कम है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं होके बीच में नहीं होके यहाँ पर है ना? तो इस केस में सपोज यहाँ पर फॉल्कम है, तो ये सपोज आपका फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एक वेट रखा गया है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर एक वेट रखा गया है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा बड़ा हो रहा है ना? फोर्स आर्म, ये फोर्स आर्म हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस आर्म हो गया। तो इस केस में यहाँ पर जो फोर्स आर्म है ये क्या है, बड़ा है। तो इस केस में यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज होगा, क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट क्लास, इस ये वाला फर्स्ट क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज होगा। फर्स्ट क्लास लीवर का डेफिनेशन क्या है कि फॉल्कम इज लाइज बिटवीन फोर्स एंड वेट। क्या है, फोर्स एंड वेट का बीच में आपका फॉल्कम प्रेजेंट होना चाहिए। बीच में मतलब कहाँ पर एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं पे भी हो सकता है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी सिंपल, बहुत हाँ बोलो। हम्म, मेरा क्वेश्चन अब नहीं समझा वो वाला क्वेश्चन। मैंने बोला कि which of the following levers are having mechanical advantage। समझ में आया? हाँ वही तो समझाना चाह रहा हूँ। ऑप्शन वहां पर रहेंगे ना, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। समझे? हाँ, ओके। तो मैकेनिकल एडवांटेज कौन सा इसमें नहीं होता है, थर्ड क्लास लीवर में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि थर्ड क्लास लीवर इंक्रीज द डिस्टेंस एंड स्पीड। तो डिस्टेंस एंड स्पीड के लिए कौन सा लीवर काम में आता है, थर्ड क्लास लीवर। कौन सा लीवर, थर्ड क्लास लीवर, जो हम लोग थोड़ी देर पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था, है ना? बट दे कैन नॉट इंक्रीज फोर्स, वो लोग फोर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। वो लोग स्पीड तो कर सकते हैं, फोर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। फोर्स को इंक्रीज करने के लिए आपका फोर्स हम बड़ा होना चाहिए, इजंट इट? क्लियर है? यहाँ पर सेम पिक्चर दे रखा है। अभी बात आया कि ह्यूमन बॉडीज में कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडीज का जब बात आता है कि कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको देखने का आवश्यक है, देखने का नेसेसरी है। कौन सा, जैसे कि यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, देखो, देर आर फोर पार्ट ऑफ द लिवर। जब ह्यूमन बॉडी का बात करता है तो वहां पर फोर पार्ट रहता है। कौन सा, एक लिवर आर्म, पिवोट, एफोर्ड एंड लोड। क्या है, लिवर आर्म, जिसकी आपका बॉडी में जो बोन प्रेजेंट रहता है, बोन, बोन वर्क एज ए लिवर आर्म। जैसे कि अ, एक फीमर हो गया, सपोज मान लीजिए फीमर, फीमर यहाँ पर क्या काम करेंगे, एज ए लिवर काम करेंगे। क्या काम करेंगे, एज ए लिवर आर्म काम करेंगे। एंड कोई भी जॉइंट, बॉडी में जो भी जॉइंट होता है वो किस तरह से काम करता है, पिवोट का काम करता है, ठीक। एंड मसल्स क्या काम करता है, फोर्स अप्लाई करता है ना, फोर्स अप्लाई टू द लोड, ठीक, टू मूव लोड्स। कोई भी लोड को मूव करने के लिए मसल्स यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता है, ठीक। एंड लास्टली लोड के, लोड आर ऑफन वेट, ठीक है, कोई भी तरह का वेट हो सकता है लोड, है ना, ऑफ द बॉडी पार्ट दैट आर मूव और फोर्स नीडेड टू लिफ्ट, पुश और पुल थिंग्स आउटसाइड आवर बॉडीज। तो समझ में आया, बोन्स यहाँ पर लिवर के रूप में काम करता है, आपका जॉइंट्स पिवोट के रूप में, मसल्स आपका फोर्स अप्लाई करता है यहाँ पर, ठीक। इन जनरली ह्यूमन बॉडी इन फिजिकल एक्टिविटी मोस्टली इन द थर्ड क्लास लिवर, जो हम लोग डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। थर्ड क्लास लिवर ज्यादा प्रेजेंट रहता है
द सिस्टम प्रोड्यूस डिसएडवांटेज फॉर फोर्स, दिस सिस्टम प्रोड्यूस डिसएडवांटेज फॉर फोर्स। तो जो थर्ड क्लास लीवर है वो हम लोग फोर्स सप्लाई के लिए डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज किसमें देता है? स्पीड ऑफ द मूवमेंट्स के लिए। किसके लिए? स्पीड ऑफ द मूवमेंट्स। इज इट क्लियर? अगर मैं जितना डिस्कस किया आप लोगों के साथ यहाँ तक, अगर यहाँ तक भी अगर किसी ने अच्छे से याद रखते हैं, आई एम श्योर कि यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन बनेगा आप कर पाएंगे, अगर आप समझ पाए तो सारी चीज को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को और एक बार देखना, आराम से समझ में आ जाएंगे आप लोग। ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज देखो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कि अब ऐसे अभी ओरली अगर आप डिस्कस करेंगे ना, ओरली आप इस चीज को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर डिस्टेंस ऑफ डी फॉर डिस्टेंस है, ठीक है, ओके, डिस्टेंस ऑफ फोर सम्स, फोर सम अगर ये पता है ना, ये साइन का मतलब पता है आप लोगों को? ये क्या है? ए वाला साइन को क्या बोलता है? लेस देन इक्वल टू। ये वाला साइन को ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, और ये वाला साइन को कौन सा? हाँ ठीक है, ये तीनों ये चार साइन को आपको पता होना चाहिए इस मतलब क्या है। किसी को कोई ऐसा है कि जो साइन का मतलब पता नहीं है? तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर इक्वल देने के बाद, यस, नॉट इक्वल टू, वेरी गुड, तो इसको नॉट इक्वल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर चीज को समझता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलता है, यही फॉर्मूला है, देखो जो ऊपर लिखा था इसको शॉर्ट में लिखा है, डी आपका फोर्स आर्म डिवाइडेड बाय डी रेजिस्टेंस आर्म्स, है ना? यस और नो? सेम चीज लिखा है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर में इसका फॉर्मूला ही लिखा हुआ था, है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सेम चीज लिखा हुआ है उधर, डरना मत उसको देख के। ठीक है, if the foursome is less than distance, if the distance of foursome less than distance of resistance sum, then मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ। लेस होगा, लेस देन वन होगा, वन हमेशा लेस देन वन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ फोर्सम छोटा बोल रहा है, किससे? रेजिस्टेंस आर्म से, है ना? ऐसा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि 20/30 इस तरह का परिस्थिति होगा, इस तरह की स्थिति होगा। अगर इस तरह का स्थिति हो रहा है मतलब क्या है? ये फोर्स आर्म है आपका, ये फोर्स आर्म है, ये आपका रेजिस्टेंस आर्म है। तो यहाँ पर क्या है? फोर्स आर्म लेस देन रेजिस्टेंस आर्म हो रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक, तो फोर्स आर्म लेस देन रेजिस्टेंस आर्म होगा, तो क्या होगा आपका? हाँ, वो तो थर्ड क्लास लीवर है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज का बात करें, ये मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या आएगा? लेस देन वन रहेगा। तो इस केस में आपका, हाँ, ये इस केस में आपका थर्ड क्लास लीवर होता है। कौन सा लीवर? थर्ड क्लास लीवर। ठीक, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि एक मसल इंसर्टेड 3 सेंटीमीटर, कितना? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस, कितना? तो इसका फोर्स आर्म कितना है? फोर्स आर्म है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक, द डिस्टेंस टू द वेट, वेट का जब भी बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आर्म का साथ जुड़ा हुआ है ना? एंड मसल इज रेजिस्टिंग इन 30 सेंटीमीटर, इट मीन्स क्या है इसका रेजिस्टेंस आर्म? 30 सेंटीमीटर। तो अभी बताइए, इसको बिना देख के बताइए, इसका एडवांटेज कम होगा या ज्यादा होगा? फोर्स, वेरी गुड। हाँ,
स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा, स्ट्रेन कम होगा, क्योंकि इसका फोर्स आर्म देखो बहुत छोटा है 3 सेंटीमीटर, एंड इसका रेजिस्टेंस आर्म बड़ा है ना। तो इसका क्या होगा, 3/30, 3 यहाँ पर 0 दिया हम लोग, उसके बाद 1 दिया, 30 मतलब क्या हो रहा है, 0.1, क्या है, 0.1। तो ये क्या हो गया, लेस देन 1, राइट। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेस देन, सॉरी हाँ, लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है नीचे, ठीक है, यही कैलकुलेशन किया हुआ है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। देखो इसको निकालने के, और एक अगर आपको ऐसा दे रखा है कि फोर्स आर्म, एक ये भी एक फॉर्मूला है, फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, रेजिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस आर्म्स, मतलब क्या है, ये आपका क्या निकलता है, फॉल्कम निकलता है। इसका यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। अभी बात बताइए, हम लोग ये जितना भी चीज हम लोग पढ़ाई किया अभी, ठीक है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है लीवर से रिलेटेड। ओके, वेरी गुड। सो क्या हम लोग पॉजिटिव मोशन करें या क्वेश्चन करें, इट्स टोटल डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन किया था आप लोग, करो, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, करो जल्दी से। Which of the following principle of management is not given by the Henry Fowles? हेनरी फाउल कितना, कौन सा, बी, बी और ई, वेरी गुड, बी और ई, बी और ई नहीं है, क्योंकि ये दे रखा है उन्होंने, ये भी दिया, ये भी दिया, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, इस तरीके से, स्केलर चेन्स, डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेट्स, नीड्स, इस तरीके से उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स का बारे में बात किया था। कितना प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स, ठीक। तो यहाँ पर बी और ई इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट बोला है यहाँ पर। Which of the following steps are involved in the preliminary equipment purchase? यहाँ पर बोला है which of the following step इन्वॉल्व रहता है कोई भी इक्विपमेंट को परचेस करने के लिए, कौन सा प्रिलिमिनरी, सबसे पहले स्टेप है, पहला स्टेप है। यस, ऑप्शन तो दिख रहा है आप लोगों को, which are the correct answers from the option given below? बी एंड डी, परचेस कार्ड, अरे परचेस कार्ड कैसे होगा, ए और डी, वेरी गुड। और कोई आंसर देना चाहेंगे इसको, क्या इसमें लॉक किया जाए, ए एंड डी, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, राइट। क्योंकि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक पॉलिसी होता है कोई भी परचेस करने के लिए, कोई भी सामान को जब परचेस करते हैं हम लोग, कोई भी इंस्टीट्यूट में उसका कुछ पॉलिसी होता है, उसका कुछ नॉर्म्स होता है कि ये चीज खरीद सकता है वो लोग, वो तो होना चाहिए। एंड रिक्विजिशन, रिक्विजिशन मतलब क्या है, मांग पत्र प्रस्तुत करना, एक आपको क्या है, चेक लिस्ट बनाना है, इसकी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कितना सारा सामान जरूरी है, सारी चीज आपको पहले से लिखना पड़ता है, इजंट इट। तो इसका आंसर देख लेता है 69 का, 69 का डी है, ठीक है, 69 का डी है।
तो ए एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको, जो भी गलत आंसर दे रहा था? ओके, सिलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ सुपरविजन फ्रॉम गिवन बिलो। कि सुपरविजन, ये वर्ड सुना है ना? ये कौन सा सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का साथ जुड़ा हुआ है, राइट? सुपरविजन और हम लोग जो डायरेक्टिंग बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। तो सुपरविजन में का साथ कौन सा करेक्ट लग रहा है हम लोग? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सुपरविजन इज द इंटरवेंशन, किसी भी चीज इंटरवेंशन करना। सुपरविजन प्रोवाइडेड विद द सीनियर मेंबर, ए प्रोफेशन। सुपरविजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे? मेरे को बताओ पहले, सी कैसे गलत है? सुपरविजन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, कैसे गलत होगा? क्यों नहीं है? तो ये काम कर रहे हैं आप, सपोज मेरा सबॉर्डिनेट काम कर रहा है मेरे नीचे, क्या मैं लोग कंटिन्यूअस सुपरविजन में नहीं रखूंगा? इंटरवेंशन मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, वहां पर जाकर मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, इस तरह का चीज है, आई थिंक सो। कि पर्यवेक्षण हस्तक्षेप करा, हाँ, बस मतलब मैं वहां पर जाके इंटरवेंशन कर रहा हूँ। सपोज हम, इसका आंसर तो एक, तो सी तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बी सी डी, बी सी डी। देखते हैं ऑप्शन सी की, कि ए अगर नहीं हो रहा है इंटरवेंशन, तो ये तीनों ऑप्शन में ए है। देखो, बी नंबर में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो सिर्फ नहीं है आपका पहला वाला में। एक बार देख लेते हैं। 70, क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन दे रखा है, ए बी डी। लेकिन ए सी, ए बी डी मेरे ख्याल से तो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा दे रखा है इन्होंने, ए बी एंड डी दे रखा है, सी को नहीं रखा है। इसको दे रखा है ए बी डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है, ए बी डी। ठीक है, थर्ड डी में क्या बोला था? सुपरविजन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट। ठीक है, सुपरवाइजर तो सही है, ये भी सही है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना आप लोग, अगर मेरे मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए था। एनीवे, हाँ, ये वाला क्वेश्चन सही है। थोड़ा देखो जल्दी से। एक साइड में आपका हार्मोन का नाम दे रखा है, एंड वो कहाँ से सिक्रेशन होता है? जो भी हार्मोन्स है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? कॉर्टिसोल। यहाँ पर कोई एक का साथ अगर रिलेट कर पाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे इस चीज को। एसिटीसीएस, हाइपोथैलेमिक इनहिबिशंस, प्लाज्मा कैल्शियम, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन में कुछ दिन पहले पढ़ा था इसको अभी। हाँ, बी का, डी का वन, तो डी का वन तो एक ही दे रखा है आपको। आप श्योर है? डी का वन, ए का फोर, प्रोलैक्टिन प्लाज्मा कैल्शियम। ठीक, उसके बाद बी का टू, ऑक्सीटोसिन, एसीटीएस, स्ट्रेस। हाँ, ये हो सकता है। ठीक, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल सी का थ्री, हाइपोथैलेमिक इनहिबिशन। एक बार आंसर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है शायद कुछ चीज। कौन सा है? कितना नंबर क्वेश्चन था? 71 है, 71 का बी है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रोलैक्टिन का मतलब है थ्री, हाइपोथैलेमिक इनहिबिशन। ठीक है, इसका ये वाला है। ठीक है, इसके बाद पी का वन, ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमिक सेंसरी से सीक्रेट होता है। ठीक है, एंड कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिसोल्स सीक्रेट होता है एसिटिस से। हाँ, अभी याद है मेरे को, ये वाला अभी याद है मेरे को, कॉर्टिसोल एसिटिस। एसिटिस का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। कौन सा है ना? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स स्ट्रेस। तो ये आपका कॉर्टिसोल्स है। ठीक है,
एंड पैराथार्मोन आपका प्लाज्मा कैल्शियम, एक ही बचा है, वो है फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये कौन सा चैप्टर से दिया गया है? ये फिजियोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो हाँ, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया है, तो आई थिंक थोड़ा सा देख लेना। मैं हम लोग ये वाला टॉपिक कवर नहीं किया है। ठीक है, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है, किस कुछ कुछ हार्मोन्स का नाम आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है आपका ये वाला क्वेश्चन कहाँ से दिया? ये तो अजीब क्वेश्चन दिया। थ्योरी मतलब कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, इंडिविजुअल जोन्स ऑप्टिमल फंक्शनिंग थ्योरी, डायरेक्शनल थ्योरी, रिवर्सल थ्योरी। ये आपका साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थ्योरी किसने डेवलप किया है ये कैसे पता है? ये अजीब क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे को पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है इसका, ये वाला ऑप्शन से मिला लीजिए जल्दी जल्दी। इसको एक कॉपी में लिख लेना। ठीक है, कैटास्ट्रोफन थ्योरी किसने दिया है? फेजी एंड हार्डी ने दिया है। तो वन का टू। ठीक है, इंडिविजुअल जोन ऑप्टिमल फंक्शनिंग थ्योरी किसने दिया है? ए। बी का वन। ठीक है, एंड डायरेक्शनलिटी थ्योरी किसने दिया है? सी का थ्री, जोन्स ने दिया है। एंड रिवर्सल थ्योरी एप्टर ने दिया है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, नहीं समझा, एक बार बोलो फिर से। थ्योरी तो बहुत है साइकोलॉजी में, वही तो मैं अभी तक मतलब दिमाग में नहीं ले पाया जीवन में। सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट वही है कि साइकोलॉजी में इतना सारा साइकोलॉजी थ्योरी दिया है, याद नहीं रहता यार। इसलिए साइकोलॉजी अच्छा नहीं लगता मेरे को, इतना थ्योरी कौन पढ़ेगा। कुछ कुछ थ्योरी पता है, जो कॉमन थ्योरी है, लर्निंग का थ्योरी है ना, मोटिवेशन का थ्योरी, हाँ, नेट थ्योरी। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थ्योरी याद है, लेकिन अभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कि उस दिन एक क्वेश्चन किया हम लोग कि मेंटल टफनेस में 42 आपका क्वेश्चन रहता है, कितना क्वेश्चन? 42 क्वेश्चन। अभी मेरे को एक बात बताइए कि इस 42 क्वेश्चन को कौन याद रखेंगे, कौन इसको रट्टा मारेंगे? एक क्वेश्चन आया था कि which of the following are not comes under the mental toughness according to the क्या था वो साइकोलॉजिस्ट का नाम? मैंने जो आपका रिसर्च पेपर जो आर्टिकल पब्लिश किया था, यही क्वेश्चन यार को यूज किया मैंने। ठीक है, मेंटल टफनेस वाला। तो मैंने वो क्वेश्चन को सही कर दिया, लेकिन जो इंसान उसको कभी पढ़ा ही नहीं है, स्टडी ही नहीं किया है, अभी मास्टर डिग्री का स्टूडेंट तो उसको स्टडी नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे क्या? है ना, कि वहां पर मैंने रिसर्च किया, मैंने स्टेट रेफरी एंड नेशनल रेफरी का बीच में मैंने कंपैरिजन किया था। तो मैंने उस स्टडी को अच्छे से किया है कि उस क्वेश्चनर को मैं बहुत बार देखा हो, तो मेरे को पता था उसके बारे में, तो मैंने उस क्वेश्चन को सही किया। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत टफ हो गया ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना, शायद यही यही क्वेश्चन पेपर में वो वाला क्वेश्चन भी है, शायद अभी आगे जाके देखने को मिल सकता है वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है। कुछ साई का स्कीम्स है ना, साई का स्कीम्स पता है ना? साई साई पता है ना, साई कब स्टैब्लिश हुआ है? मैंने पहले एक डेट भी लिखा है, इसको भी याद रखिए। कौन सा? 25 जनवरी। ये केवीएस का क्वेश्चन है, 2018 का। कब का? 2018। ठीक है, तो जैसे कि साई जो है ना, देखो हम लोग इतना क्वेश्चन लगा चुका है मेरे। हाँ,
ऑप्शन बी, डी, डी में क्या है? ऑप्शन सी भी आ रहा है आंसर। और देखो हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो नेशनल साइड साइड ट्रेनिंग सेंटर क्या करता है? टू ट्रेन एथलीट टू अचीव एक्सीलेंस इन ओलंपिक। आप गलत बता रहे हैं, ये इसका है, इसका पहला वाला का नेशनल सेंटर एक्सीलेंस ये करता है मेरे ख्याल से। ठीक है, देख लेते हैं। 73 है ना? 73, हाँ 73, 73 का सी, 73 का। आप कौन सा बोला ऑप्शन? ए का थ्री मैंने सही बोला, देखा? मैंने क्या करेक्ट कर देता इसको, क्यों करेक्ट किया पता है आप लोगों को? क्यों करेक्ट किया इसको? क्योंकि कुछ दिन क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसका ऊपर एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाया था, खेलो इंडिया का ऊपर। इसका ऊपर खेलो इंडिया का ऊपर। तो खेलो इंडिया का अंडर बहुत सारा साई एक्सीलेंस सेंटर है। क्या है? साई एक्सीलेंस सेंटर। तो उसका मोटो ये होता है कि जो भी एथलीट्स होता है ना, अच्छा अच्छा एथलीट्स क्या है, अच्छा एथलीट्स जो खेलो इंडिया में मेडल लेके ला रहा है ना, गोल्ड ला रहा है, सिल्वर ला रहा है, एंड उस टॉप क्लास एथलीट्स को इंडिया में मैं उसका नंबर भूल गया, आई थिंक 50 या 200 ऐसा साई एक्सीलेंस सेंटर है। एक्सीलेंस सेंटर्स में क्या क्या जाता है, उन लोगों को भेजा जाता है। जैसे दिल्ली में है, बेंगलोर में है, ठीक है? तो वहां पर अच्छे एथलीट्स को भेजा जाता है, एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इसको अगले 5 8 साल, अगले 4 साल या अगले 12 साल बाद इसको ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। किसमें? ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। एंड इससे रिलेटेड और एक स्कीम्स है जिसका नाम है टॉप्स। क्या है? टॉप्स। क्या है इसका फुल फॉर्म? ओके, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2014। तो 2014 में आई थिंक, है ना? एक बार देख लेना इसके यार को, 2014 में हुआ था, and इसको रिवाइव किया गया था 2018 में। एंड 18 में जब रिवाइव किया गया, इसमें जो टेक्निकल चीजें है उसको ऐड किया गया है। एंड जो टॉप से अभी अभी एक नया जो अचीवमेंट आया था, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा भी टॉप्स का अंदर ही आया था। एंड टॉप्स का अंदर में जो भी एथलीट्स रहता है उसको 50,000 पर मंथ दिया जाता है। उसका खर्चा, उसका रहने खाने सारे चीज को लेके 50,000, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी को 50,000 पर मंथ दिया जा रहा है। एक अच्छा खिलाड़ी है जो ओलंपिक के लिए मेडल ला सकते हैं इन फ्यूचर्स। ऑलरेडी, हाँ। तो एसआरएस से भी ज्यादा है, ठीक है? तो उसके बाद ये तो अगर ये हो गया, तो अगर साइड ट्रेनिंग सेंटर का क्या होगा? साइड ट्रेनिंग सेंटर का देखो कि वन, पहला वाला कि ग्रूमिंग जूनियर लेवल स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि साई में आप लोगों को अगर पता होगा कि अंडर 14 वाले रखते हैं, कौन सा? अंडर 14 के बाद इसको लेते हैं अंडर 14 में, इसको 3 साल रखता है। कितना साल? 3 इयर्स। मैं भी साई का ट्रायल दिया था जब मैं फुटबॉल शुरू किया था, तो साई में मेरा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर 3 साल दिया जाता है। 14 15 16 17 साल में उसको छोड़ दिया जाता है। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो उसको छोड़ देते हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको साई एक्सीलेंस सेंटर में सेंड किया जाता है, या और उसको अपने अपने क्लब में मतलब अपना क्लब देखना पड़ता है। तो इस तरीके का सिचुएशन होता है। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद क्या है? एक्सटेंशन सेंटर ऑफ एसटीसी। एसटीसी का ये क्या है कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है? डेवलप स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, स्कूल्स एंड एसटीसी। एसटीसी एसटीसी का फुल फॉर्म थोड़ा देख लीजिए कोई प्लीज। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। एसटीसी इन स्पोर्ट्स। अच्छा, साई ट्रेनिंग सेंटर स्कीम्स। साई ट्रेनिंग सेंटर स्कीम्स, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? साई ट्रेनिंग सेंटर स्कीम्स, ठीक है? ओके। एंड लास्ट वाला क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में क्या है? डी का क्या है आपका?
टू है, डी का टू है, टू स्काउट स्पोर्ट्स टैलेंट फ्रॉम द स्कूल। तो आपको अभी समझ में आया कि थोड़ा बहुत घुमा के दिया है, देखो इसमें सारे स्टूडेंट्स को घुमा दिया कि साई ट्रेनिंग सेंटर, वो बोला कि वो अच्छी ट्रेन दे के यहाँ के मतलब बी से थ्री का रिलेट कर रहा था सभी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के। हाँ, ये वाला क्वेश्चन किया था, इसको जल्दी जल्दी कीजिए। हेल्थ एजुकेशन हम लोग कंप्लीट किया है, राइट। और ये अगर गलत किया है तो समझ लो आप प्रिपरेशन सही से नहीं कर रहे। मैंने बहुत बार बोला है, वेरियोला वायरस, जोस्टर वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट, जल्दी से। ऑप्शन बी, बी का थ्री बता रहे हैं आप लोग। बी का थ्री कैसे होगा? बी का थ्री कैसे होगा? चिकन पॉक्स, बैक्टीरिया, चिकन पॉक्स बैक्टीरिया नहीं। वेरी गुड। तो यस, तो यहाँ पर मलेरिया हो गया पैरासाइट, राइट। तो ये वाला दो ऑप्शन तो काट ही दीजिए। तो यहाँ पर देखो, इस वाला ऑप्शन का हम लोग टुकड़ा आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन वाला, है ना? यस और नो? यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर फोर है। चिकन पॉक्स बैक्टीरिया कैसे है? बैक्टीरिया से रिलेटेड होता है क्या चिकन पॉक्स? हाँ, तो ये आपका फोर होगा आई थिंक, है ना? ये वाला फोर होगा। एंड यहाँ पर वन वाला कौन सा हो रहा है? तो सी का वन, स्मॉल पॉक्स, हाँ वेरियोला वायरस, वेरी गुड। ये हो गया, पक्का मिल गया। अभी कॉलेरा आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड, ये तो हो गया, आसानी से हो गया। ठीक है, तो ये सब सी आंसर है। ये वाला क्वेश्चन तो गलत मत करो यार, ठीक है? बहुत क्रूशियल होता है, एक नंबर बहुत क्रूशियल होता है, ठीक। एक नंबर नहीं, एक क्वेश्चन। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 74, 74 का क्या है आपका? सी है। कौन सा? सी है। गॉट इट। देखो, जो चीज पढ़ा है ना वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, 100% का। छह सात टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं, एंड अब अगर क्वेश्चन सही से लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का कितना टाइप है? सेवन टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, है ना? मैंने बताया था, ओरिएंटेशन, कपलिंग, बैलेंस, डिफरेंशिएशन एबिलिटी। इसका डेफिनेशन साइड में दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, जस्ट मीनिंग। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना, है ना? तो बताइए, यहाँ पर अब ऑप्शन पढ़िए। अभी ऑप्शन, मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग द होल बॉडी मूवमेंट्स। तो बैलेंस, बैलेंस सी का वन, सी का वन कौन सा ऑप्शन में है? एक, एक। ओके, दो ऑप्शन में मिल गया हम लोग, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। रिदमिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी का साथ कौन सा जोड़ रहे हैं आप लोग? रिप्रोड्यूस इन द मोटर एक्शन, कोऑर्डिनेटिव बॉडी, ये वाला। हाँ ठीक है, ये वाला हो सकता है। तो ए, डी का साथ कौन सा जोड़ रहे हैं आप? फोर। डी का साथ फोर कैसे हो रहा है? डी के साथ थ्री होगा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, मोटर का बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये होगा। कपलिंग एबिलिटी क्या है? डी का, डी का क्या है? डी का, मैं कंफ्यूज है, एक मिनट। ओरिएंटेशन एबिलिटी, चेंज द पोजिशन, कोऑर्डिनेट द बॉडी, हाँ ए का फोर होगा। कौन सा दिया आप लोग आंसर? कौन सा दे रहे हैं आप लोग आंसर अकॉर्डिंग टू यू? मैं इसको मिटा देता, ऑप्शन सी। देखते हैं, ऑप्शन सी मैंने भी लगाया, ठीक है। 75, 75 का बी है। कैसे? ए का थ्री बता रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। मैंने मार्क सही किया था क्या?
ओके, ओरिएंटेशन एबिलिटी का क्या बोल रहा है? थ्री ओरिएंटेशन, चेंज द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अच्छा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी का समझ में जानना, ठीक है। कपलिंग एबिलिटी को क्या बता रहा है? फोर कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट्स। यहाँ पर मीनिंग दे रखे है, देखो, कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट। एक बॉडी पार्ट का साथ जब एक दूसरे बॉडी पार्ट को मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, उसको कपलिंग एबिलिटी बोलता है, ठीक है। एंड बैलेंस का तो पता ही है कि बैलेंस का क्या हो रहा है? मेंटेन द ड्यूरिंग होल बॉडी मूवमेंट। देखो यहाँ पर आपको फंसाने के लिए, देखो दोनों ऑप्शन में वन वन दे रखा है ना? यस और नो? तो आपको सीधा सीधा तो पता चल रहा है ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, आपको 50-50 में डाल दिया है, इसके बाद 50-50 में डाल दिया था, है ना? अगर और एक आप मिला लेते तो आराम से हो जाता, है ना? ओरिएंटेशन एबिलिटी एक का साथ थ्री हो रहा है, एंड यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी क्या हो रहा है? रीजनिंग सही किया हम लोग ना? डी का टू, रीजनिंग सही किया था उस टाइम मैंने, गलत कहाँ किया था मैंने? ठीक, तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ओ माय गॉड, स्टैटिस्टिक्स, क्या क्वेश्चन है ये? हाँ बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया मेरे को क्वेश्चन। स्टेनिन 1 2 0 सिग्मा स्कोर, टी स्कोर, टी स्कोर, टी स्कोर, टी स्कोर, टी स्कोर। मेरे को सिर्फ एक ही पता है यार, इसमें एक ही पता है, सी सी सी। हाँ, ऑप्शन, ऑप्शन डी गलत आंसर नहीं होगा। बताइए जल्दी से बाकी। तो ये यार, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। नो, टी वाला ए है, ठीक है। टी ए है, मैं बताऊंगा इसका रीजन बताऊंगा आप लोग, ठीक है। अभी बताओ, ए दो में से एक ऑप्शन होगा, 50-50, 50-50। ए का फोर पता नहीं, सी का, ए का टू, ए का टू, ये मेरे को पता नहीं है यार। इसका बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर सी स्कोर है, सी स्कोर कैसे बोलता है? सी स्कोर 2 1 4, 2 1 4, सी स्कोर, ये तो पता है। डी का क्या है? सिग्मा स्कोर, डी का थ्री, डी का थ्री, तो डी का थ्री हो रहा है, तो यहाँ पर डी का थ्री तो हो गया। अभी बात रही दो का, स्टेन एंड सी स्कोर। स्टेन का क्या हो रहा है? देखो मेरे को दो पक्का हो गया कि ये दोनों में से होगा, ठीक है। ओके, एंड बाकी का पता नहीं, ए एंड बी में मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, इसको आंसर देख लेते हैं, ठीक है। 76, 76 का बी आंसर है। क्लियर हुआ अभी? अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। 76 का बी, तो इसका मेरे को पता नहीं है स्केल का, इसका बी हो रहा है 1 से 9, कोई तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा इसका। लेकिन मैं ठीक है बता देता हूँ, टी, जब भी टी स्केल हम लोग बनाते हैं, टी स्केल बनाने के लिए आपको बस तीन चीजें मौजूद होना चाहिए। कौन सा? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीन, और कोई भी स्कोर का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड टी स्कोर हम लोग जब यूज करता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों को जो भी कोई भी स्केल, चाहे वो सिग्मा स्केल हो, टी स्केल हो, आप लोग स्केल पढ़ा है क्या? मेरे को पहले ये वाला जवाब दीजिए, क्या आप लोग स्केल का बारे में पढ़ा है? ये पीएचडी का सिलेबस में होता है। किसके सिलेबस में? पीएचडी का कोर्स का सिलेबस में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोग। देखो क्वेश्चन कितना हाई फाई हो रहा है, देखो अभी कितना हाई क्वेश्चन गया है, ठीक। ये पीएचडी कोर्स में हम लोग को पढ़ाया जाता है मतलब स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जब मैं सिर्फ इसको सिंपली बता रहा हूँ,
तो जब भी कोई स्केल हम लोग बनाता है वो 0 से लेके 10 का वो होता है कितना, 0 से लेके 10, है ना, समझ में आ रहा है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्या है 100, इस तरीके का होता है एक स्केल जब बनता है, ठीक है। जब हम लोग टी स्केल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर टी स्कोर और टी स्केल के बारे में बात किया है, तो टी स्केल क्या होता है, अबव द मीन 5 होता है एंड बिलो द मीन क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पर मीन कहाँ पर लाई करेंगे, यहाँ पर मिडिल में लाई करेंगे, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरीके होता है ना, सपोज मान लीजिए, तो हम लोग इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर सिग्मा होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5, अबव द मीन 5 सिग्मा होता है एंड बिलो द मीन क्या होता है 5 सिग्मा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से होता है। ये सिग्मा हो गया आपका, ठीक है। अभी आपका जो मीन होता है, तो मीन से क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। हम लोग जब, अरे स्टेट तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एच डी यहाँ पर 4 दे रखा है, कितना 4। तो एच डी का साथ ए सिग्मा आपका मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, हर हर का साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद आपका मीन सपोज कुछ भी दे रखा है 60 दे रखा है, तो 60 का साथ माइनस होगा सारे चीज, ठीक है। आर गेटिंग दिस, ऊपर में प्लस होगा, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस होगा। जैसे कि मान लीजिए 4 into 1 कितना है 4, 4 - 4 + 60 क्या होगा 64, है ना, 64। इसके बाद और इसका साथ क्या जोड़ेंगे 68, इस तरीके से होते जाएगा ऊपर जाएगा। उसके बाद 72, है ना, 76, 76, उसके बाद 80, इस तरह का होगा, है ना, 76, 80, और नीचे क्या होगा माइनस होगा 56, 56, उसके बाद 52, उसके बाद 48, उसके बाद आपका आएंगे 44, उसके बाद 40। तो आपका जो स्केल लिया जाता है ना, आपका स्केल यहाँ से काउंट होता है, कहाँ से काउंट होगा, यहाँ का 80%, यहाँ का 20%, सिर्फ स्केल आपको यहाँ तक ही होगा। तो अपर लिमिट इसका क्या होगा, अपर लिमिट होगा 72 एंड लोअर लिमिट क्या होगा 48, कितना होगा 48 से लेके 72 होगा। इसका क्या होगा इतना होगा 30, इसका जो स्कोर होगा इससे आपका अंडर ही होगा 30 30 में। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही था कि 20 से लेके 80% तो लिया जाता है, 20 से लेके 80%, समझ में आ रहा है, 20 to 80% का वैल्यू लिया जाता है। तो इसका स्केल का वैल्यू क्या होगा 48 से लेके 72, इसलिए इसका टी स्कोर का जो पहला ऑप्शन सही होता है। मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से जा रहा है दिमाग का, लेकिन क्या करें, जब स्टैटिस्टिक्स सर कराएंगे, आई बिलीव कि आप लोगों को करा दे इसको, अगर नहीं कराए तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, एंड जेड जो 6 सिग्मा स्केल पता है ना हम लोग, 6 सिग्मा स्केल, अगर यहाँ पर 6 सिग्मा स्केल का बात करें तो 6 सिग्मा स्केल में अबव द मीन 3 सिग्मा होता है, बिलो द मीन 3 सिग्मा। सपोज मीन यहाँ पर लाई कर रहा है, तो मीन मीन का नीचे 3 सिग्मा होता है, 3 सिग्मा करने के लिए जैसे कि 6 और 6 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 यूनिट में इसको डिवाइड करना है हम लोगों को, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। तो ये क्या होगा 0.6, तो यहाँ पर 0.6 सिग्मा, 1.2, इस तरीके से यहाँ पर 3 सिग्मा तक जाएंगे, कितना सिग्मा तक जाएंगे 3 सिग्मा तक। आर यू गेटिंग दिस, तो 1.8, 2 पॉइंट कितना आएगा 1.8 एंड 6 से 14, 1.40, है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ 3 सिग्मा, ऊपर में 3 सिग्मा होगा, नीचे में सेम होगा 0.6, 1.2, 1.8, 2.40 एंड 3 सिग्मा, इस तरीके से होगा। एंड जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा
सपोज एच डी आपका क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होके जो भी मीन रहेगा उसको माइनस करके वही इसी तरीके से क्या होता है, स्केल बनता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन जब सिग्मा स्केल होता है तो यहाँ पर पूरा लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू लिया जाता है। इज इट क्लियर? और एक होता है हॉल स्केल। हॉल स्केल 7 सिग्मा स्केल होता है। क्या बोलता है? अबव द मीन 3.5 एंड बिलो द मीन 3.5, इस तरीके का होता है। आई थिंक थोड़ा ये अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कोई नहीं, एक क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा छानबीन करेंगे, सी स्कोर और स्टेन स्कोर क्या है, ठीक है? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो स्केल दे रखा है ना, ये सिग्मा, ये 6 सिग्मा स्केल है, ये वाला स्केल 6 सिग्मा। 6 सिग्मा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी ये इसका होगा, एक तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। जैसे कि आप लोग ये वाला पढ़ा होगा, ये क्या है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पर मीन कहीं पे लाया होता है तो माइनस में 3 सिग्मा होता है, प्लस में 3 सिग्मा होता है। यस और नो? तो जब भी कोई वैल्यू अपर साइड में भी सेम रहता है, लोअर साइड में भी सेम, नेगेटिव में भी सेम, तो यहाँ पर 36 है, -36 टू +36 है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है?